हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 30 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 14 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक टाइगर शिखर सम्मेलन हुआ था। तो इस शिखर सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 29 जुलाई को हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाएगा। दोस्तों, ये साल हमारे लिए क्यों खास है, क्योंकि इस साल यानी 2023 में भारत अपने टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। यानी टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे हो गए हैं। टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। तो उनके नेतृत्व में इस टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहां पर बात आई है टाइगर की। तो टाइगर का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो टाइगर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। अब आप कहेंगे कि 54 टाइगर रिजर्व हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। ये वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं और इसकी संख्या वहां पर 53 ही दी गई है, यानी 53 टाइगर रिजर्व ही बताए गए हैं। तो 53वां जो टाइगर रिजर्व बताया गया है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन है? नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांखला को जाना जाता है। 2018 से 2022 तक टाइगर की जनसंख्या में 200 की वृद्धि हुई है, यानी कि 2018 से 2022 के बीच में 200 टाइगर की वृद्धि हुई है। दोस्तों, भारत में वर्तमान में बाघों की संख्या है 3167 और 2018 में यह जो संख्या थी वो थी 2967। भारत में सबसे अधिक टाइगर किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। और भारत का जो टाइगर स्टेट है वो कौन है? मध्य प्रदेश है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाएं, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में अभी हाल ही में शामिल हुआ है। यहां पर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो भोपाल की बात आई है तो सतत विकास की ओर बढ़ने वाला पहला शहर कौन है? भोपाल है। जयपुर की बात आई है तो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर में किया गया है। मुंबई की बात आई है तो छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में मुंबई 118वें स्थान पर है। दोस्तों, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शहरों का एक ग्लोबल नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाता है। यानी दोस्तों, ये जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम है, इसका काम ये है कि भविष्य में किसी भी शहर की अगर समृद्धि हो सकती है तो उसमें वहां के कल्चर की कितनी भूमिका होगी। इस नेटवर्क में वर्तमान में 6 महाद्वीपों के 40 शहर शामिल हैं और बेंगलुरु इस फोरम में शामिल होने वाला सबसे नया शहर है। और दोस्तों, इस फोरम में न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे शहर शामिल हैं। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की स्थापना 2012 में की गई थी
और कहाँ की गई थी? लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना की गई थी। 2023 में प्रथम की बात कर लेते हैं तो 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हरियाणा। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन है? केरल। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। और वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी किस राज्य में खोली गई है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहां दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की बात आई है, तो छत्तीसगढ़ के अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री बने हैं टी.एस. सिंहदेव। राजस्थान की बात आई है तो देश का पहला गिग वर्कर्स बिल राजस्थान में पेश किया गया है। और महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के खेल विभाग ने ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो 27 जुलाई से बढ़ा करके 1 अगस्त कर ली है। और यह एक प्रकार की ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी है जिसमें 200 सीटें हैं। उसके लिए 40,000 रजिस्ट्रेशन अभी हो चुके हैं। दोस्तों, जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें 80% सीटें राज्य के युवाओं को दी जाएंगी और 20% सीटें अन्य क्षेत्रों के प्रतिभागियों को दी जाएंगी। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए 12 से 17 साल के आयु के जो युवा हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश की बात आई है तो इससे रिलेटेड करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर पर अध्याय शामिल किया जाएगा। दोस्तों, वीर सावरकर पर अध्याय कहां शामिल किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिला राज्य का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है। लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और मध्य प्रदेश तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। इसके अलावा भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना चलाई जाती है, तो उसका विस्तार अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में किया जाएगा। अभी तक इसका विस्तार 20 जिलों में था, लेकिन अब इसको 75 जिलों में लागू किया जाएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर मणिपुर की बात आई है, तो मणिपुर में 23 अप्रैल को खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर संजीवनी परियोजना अभी हाल ही में शुरू की गई है। असम की बात करें तो असम में गजाह कोठा प्रोजेक्ट अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी 75 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बाल श्रमिकों को शिक्षित करना, यानी कि जो बाल श्रमिक होते हैं उनको शिक्षित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत जो लाभार्थी लड़के और लड़कियां होंगे उनको सालाना 12,000 रुपए और 14,400 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत की बात करें तो वो 2020 में हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में कल्याण मंडप की घोषणा की है, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना यह है कि हर जिले में कल्याण मंडप बनाए जाएंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर है। नोएडा के अमलतास रोड का नाम बदल करके रामनाथ गोयंका मार्ग अभी हाल ही में किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत भी अभी हाल ही में की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, 2023 की थीम याद रखिएगा, तस्करी के हर पीड़ित तक पहुंचें, किसी को पीछे ना छोड़ें, यानी रीच एवरी विक्टिम टू ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड। तो ये इसकी थीम है, इसे आप नोट कर सकते हैं।
दोस्तों, मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है? आंसर हो जाएगा भायखला रेलवे स्टेशन, जो कि मुंबई में है। तो दोस्तों, इस अवार्ड को नवंबर 2022 में घोषित किया गया था, लेकिन इसे अभी हाल ही में अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा रिसीव किया गया है। भायखला रेलवे स्टेशन की बात करें तो यह मुंबई में स्थित है। और दोस्तों, भारत की जो पहली ट्रेन चली थी 1953 में मुंबई और ठाणे के बीच में, उसमें जो रेलवे स्टेशन बनाए गए थे, तो जो शुरुआती रेलवे स्टेशन बनाए थे उनमें से एक रेलवे स्टेशन था कौन? भायखला रेलवे स्टेशन। दोस्तों, नवंबर 2022 में यूनेस्को के द्वारा भारत के कुछ प्रमुख स्थलों को अवार्ड दिए थे। वो कौन कौन से अवार्ड हैं? तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया था। इसके अलावा डोमकोंडा किला को, जो कि तेलंगाना में है, उसे अवार्ड ऑफ मेरिट, और भायखला स्टेशन को, जो कि मुंबई में है, इसे भी अवार्ड ऑफ मेरिट दिया था। तो ये 4 अवार्ड दिए थे यूनेस्को ने भारत के प्रमुख स्थलों को। अगला क्वेश्चन है, एशियन पेंट्स ने कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा आर शेषसाई को। किसे दोस्तों? आर शेषसाई को। तो एशियन पेंट्स ने आर शेषसाई को 1 अक्टूबर 2023 से कंपनी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोस्तों, वह जनवरी 2027 तक अपने इस पद पर रहने वाले हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां। तो संजय मिश्रा जी का अभी कार्यकाल बढ़ाया है ईडी के निदेशक के रूप में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कार्यकाल बढ़ाया है 15 सितंबर तक। देवेंद्र कुमार उपाध्याय बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। टीवी नारेंद्रन टाटा स्टील के सीईओ प्रबंध निदेशक बने हैं। लोकेश एम नोएडा के सीईओ बने हैं। आशीष जितेंद्र देसाई केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सतपाल भानु एलआईसी के एमडी बने हैं। और राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच किस राज्य के लिए $295 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों, भारत सरकार ने बिहार राज्य के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से $295 मिलियन का ऋण लिया है। और ये ऋण लिया है बिहार राज्य में सड़कों की हालत सुधारने के लिए। और दोस्तों, उन सड़कों को सड़क सुरक्षा तत्वों के साथ उन्नत करने के लिए, इसके अलावा उन सड़कों को जलवायु और आपदा से निपटने के लिए सक्षम बनाने के लिए ये समझौता किया गया है। यानी कि सड़कों की जो चौड़ाई है उसको अपग्रेड किया जाएगा। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। यानी हम एक लाइन में ये बात कह सकते हैं कि बिहार में सड़कों की हालत सुधारने के लिए ये ऋण समझौता किया गया है। दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसका गठन हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय इसका मांडलुयांग फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष हैं मासात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बाल विवाह के खिलाफ सितंबर 2023 में अभियान शुरू करेगा? आंसर हो जाएगा असम। तो असम सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ये बताया गया है कि सितंबर 2023 में बाल विवाह में शामिल लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ अपराध 2021 में असम में 29,046 थे, जबकि 2022 में ये जो मामले हैं वो घट करके 14,030 हो गए हैं। यानी कि कमी आई है महिलाओं के खिलाफ अपराध में। दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और इस राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऋषि राज। कौन है दोस्तों? ऋषि राज। तो हाल ही में प्रकाशित की गई कुछ प्रमुख पुस्तकों को डिस्कस कर लेते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक है, ये कारगिल युद्ध से रिलेटेड है। ए.के. भट्टाचार्य के द्वारा भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक पुस्तक लिखी गई है। विजय दर्दा के द्वारा रिंग साइड पुस्तक, रूपा पाई के द्वारा द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक, रस्किन बॉन्ड के द्वारा द गोल्डन ईयर्स पुस्तक,
अमिताभ घोष के द्वारा स्मोक एंड एसेज पुस्तक और शांतनु गुप्ता के द्वारा ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लिखा गया है। चलिए कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? शंकरी चंद्रन को। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का नया नाम क्या हो गया है? अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। एसबीआई रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2027 तक। किस देश ने रूबेला बीमारी से उन्मूलन की घोषणा की है? भूटान ने। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहा है? रुचिरा कंबोज। इसके अलावा डॉक्टर आपके गांव में पहल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर में। ईडी के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक बढ़ाया है? संजय कुमार मिश्रा। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफी को। तो डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है, ये पुरुषों का कप है और ये 1900 से शुरू हुआ था। फेड कप की बात करें तो ये टेनिस से रिलेटेड है, महिलाओं का कप है और इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है और इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। फीफा विश्व कप की बात करें तो फुटबॉल से रिलेटेड है, ये 1930 से शुरू हुआ था। थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, पुरुषों का कप है और इसकी शुरुआत या स्थापना 1949 में की गई थी। ओबेर कप की बात करें तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, महिलाओं का कप है और इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। मार्केडा कप फुटबॉल से रिलेटेड है, इसकी स्थापना भी 1957 में की गई थी। राइडर कप की बात करें तो ये गोल्फ से रिलेटेड है, पुरुषों के गोल्फ से रिलेटेड है, तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था अमेरिका, तो सभी लोगों ने इसका आंसर दिया हुआ है अमेरिका। पूछा गया था कि नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो आंसर क्या था उसका? अमेरिका। दोस्तों इसी प्रकार से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। होता क्या है दोस्तों, सबके कमेंट तो यहाँ पर रखे नहीं जा सकते हैं, तो कुछ कमेंट रख लिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कमेंट नहीं रखा गया तो आप आंसर नहीं देंगे, आपको आंसर जरूर देना है। तो आज का क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।